क्या दुनिया में आगे पैसों की जरूरत ही नहीं रहेगी, जैसा कि एलॉन मस्क का दावा है? कैसी होगी दुनिया एआई की फुल एडॉप्शन के बाद? क्या एआई इतना सरप्लस वैल्यू क्रिएट कर पाएगा, या फिर जनता बिना जॉब्स के सरकार पर डिपेंडेंट हो जाएगी? क्या एआई के बाद पैसों की जरूरत खत्म हो जाएगी, या जॉब्स खत्म होने के बाद इंसान सरकार और कॉरपोरेशंस पर आर्थिक आश्रित बन जाएगा? एलॉन मस्क के प्रेडिक्शन काफी फ्यूचरिस्टिक तो दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक नहीं। कई और इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं कि एआई और रोबोटिक्स उत्पादन की लागत घटाकर भोजन, शिक्षा, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और कई डिजिटल सर्विसेज को बहुत सस्ता बना सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस पैदा होना और हर व्यक्ति को अवेयरनेस तक अधिकार मिलना दो अलग बातें हैं। एआई का असली सवाल इंटेलिजेंस नहीं, ओनरशिप है। एआई कितना काम कर पाएगा, यह टेक्नोलॉजी तय करेगी। एआई की कमाई किसे मिलेगी, यह पॉलिटिक्स और ओनरशिप तय करेंगे। क्या एआई हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाला है जहां सब कुछ उपलब्ध है लेकिन आपका कुछ भी नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए आप वर्ष 2045 में हैं। सुबह आपकी नींद अलार्म से नहीं खुलती क्योंकि आपको ऑफिस नहीं जाना। आपके घर में क्लीनिंग रोबोट्स हैं, खाना ऑटोमेटेड किचन तैयार करता है, आपकी ऑटोनोमस कार खुद चार्ज होती है और जहां कहें वहां पहुंचाती है। बच्चों के पास पर्सनल एआई ट्यूटर है। बीमारी होने पर एआई डॉक्टर पहला डायग्नोसिस करता है। मेडिसिन ड्रोन से घर आती है। आपकी पसंद की फिल्म उसी समय एआई जनरेट कर देता है। कोई डायरेक्टर, कोई स्टूडियो नहीं, कोई शूटिंग नहीं। दुनिया में चीजों की कमी नहीं है, लेकिन महीने की पहली तारीख को आपके डिजिटल वॉलेट पर नोटिफिकेशन आता है, हाउसिंग एक्सेस पेमेंट ड्यू। आपके अकाउंट में पर्याप्त क्रेडिट्स नहीं है क्योंकि आपके पास जॉब्स नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, आपके पास उस एआई कंपनी के शेयर्स नहीं है जिसने आपकी नौकरी ऑटोमेट की, उस रोबोट फैक्ट्री में आपकी ओनरशिप नहीं है जिसने उत्पादन बढ़ाया, उस डेटा सेंटर में आपका कोई हिस्सा नहीं है जो पूरी इकॉनमी चला रहा है। आपके पास केवल सरकार से मिलने वाला मंथली अलाउंस है। अब आपका जीवन इस बात पर निर्भर है कि सरकार उस महीने कितना ट्रांसफर करती है। क्या आप बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं? क्या पेमेंट इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ी है? और क्या प्राइवेट कंपनीज ने हाउसिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर और डिजिटल एक्सेस की कीमतें उससे अधिक तो नहीं बढ़ाती? यह भविष्य टेक्नोलॉजिकली एबंडेंट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली फ्री होगा यह जरूरी नहीं। हो सकता है एआई ने स्कार्सिटी की कई समस्याएं खत्म कर दी, मगर नागरिक की बार्गेनिंग पावर भी साथ में खत्म कर दी। हो सकता है आपके आसपास हर चीज उपलब्ध हो, लेकिन उपलब्ध होना और एफोर्डेबल होना एक ही बात नहीं है। और एफोर्डेबल होना तथा उस पर आपका अधिकार होना भी एक ही बात नहीं है। यहीं से एलन मस्क की प्रेडिक्शन की वास्तविक जांच शुरू होती है। एलन मस्क का दावा वास्तव में क्या है? नवंबर 2025 में यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एलन मस्क ने भविष्यवाणी की कि अगले 10-20 वर्षों में एडवांस एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के कारण काम ऑप्शनल हो सकता है और बहुत दूर जाकर मनी की रेलेवेंस समाप्त हो सकती है। उनकी कल्पना में लोग केवल उसी तरह का काम करेंगे जैसे आज कोई अपने बैकयार्ड में वेजिटेबल उगाता है, जरूरत के कारण नहीं, पसंद के कारण। यह प्रेडिक्शन 3 एजम्पशन पर टिकी है। पहली, एआई लगभग पूरा इंटेलेक्चुअल वर्क कर लेगा। दूसरी, रोबोट्स लगभग पूरा फिजिकल वर्क कर लेंगे। तीसरी, इन दोनों के कारण इकोनॉमी इतनी वस्तुएं और सर्विसेज पैदा करेंगी कि शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। अगर मशीन खेती कर सकती है, फैक्ट्री चला सकती है, बिल्डिंग बना सकती है, ट्रक ड्राइव कर सकती है, हेल्थ केयर डायग्नोसिस कर सकती है, सॉफ्टवेयर लिख सकती है
और दूसरी मशीन्स भी बना सकती है, तो ह्यूमन लेबर की जरूरत बहुत कम हो सकती है। इस स्थिति में मस्क का आर्गुमेंट ब्रॉडली यह है कि जब प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन वर्क जरूरी नहीं होगा, तो सैलरी की भी जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रोडक्शन इतना अधिक होगा कि हर व्यक्ति को पर्याप्त प्रोडक्ट मिल सकें, तो मनी की जरूरत भी खत्म हो सकती है। लेकिन इस आर्गुमेंट में एक मिसिंग ब्रिज है। मान लीजिए रोबोट सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे यह साबित नहीं होता कि हर नागरिक को वो प्रोडक्शन मुफ्त में मिलेगा। हमें यह भी जानना होगा कि रोबोट्स के मालिक कौन हैं, एनर्जी किसकी है, लैंड किसकी है, डेटा सेंटर्स किसके हैं, एआई मॉडल्स किसके हैं, और उस ऑटोमेटेड प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके पास है। प्रोडक्शन ऑटोमेट हो सकता है, ओनरशिप अपने आप डेमोक्रेटाइज नहीं होती। एलन मस्क के एआई की दुनिया की भविष्यवाणी को पूरा समझने के पहले आप लोग कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पैसा वास्तव में है क्या? पैसा केवल नोट, कॉइन या बैंक अकाउंट में दिखाई देने वाला नंबर नहीं है। पैसा इकोनॉमी के स्कार्स रिसोर्सेज पर एक क्लेम है। आपके अकाउंट में 1 लाख होने का अर्थ है कि आप इकोनॉमी में उपलब्ध फूड, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, ट्रेवल या एंटरटेनमेंट में से 1 लाख के बराबर का हिस्सा खरीद सकते हैं। मनी की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि इंसान को कागज के नोट पसंद हैं। मनी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर व्यक्ति एक ही घर में नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को एक ही प्राइम लोकेशन नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति एक ही सर्जन का समय नहीं ले सकता। हर व्यक्ति स्टेडियम के फ्रंट रो सीट पर नहीं बैठ सकता। हर व्यक्ति समुद्र के किनारे लिमिटेड लैंड का मालिक नहीं बन सकता। एआई इंफॉर्मेशन की स्कार्सिटी बहुत हद तक समाप्त कर सकता है। एक एआई ट्यूटर एक साथ लाखों स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। एक डिजिटल फिल्म की एडिशनल कॉपी बनाने की कॉस्ट लगभग नगण्य हो सकती है। एक सॉफ्टवेयर को करोड़ों डिवाइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन फिजिकल दुनिया अलग है। लैंड सीमित है, मिनरल्स सीमित हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी सीमित है। क्लीन वाटर, हॉस्पिटल बेड्स, रोड स्पेस, एयरपोर्ट स्लॉट्स और डिजायरेबल लोकेशंस सीमित हो सकते हैं। इसलिए एआई के बाद 2 पैरेलल इकोनॉमी बन सकती है। एबंडेंट डिजिटल इकोनॉमी इंफॉर्मेशन, बेसिक एडवाइस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसलेशन, कोडिंग और रूटीन एजुकेशन के बहुत सस्ते या फ्री हो सकते हैं। स्कार्स फिजिकल इकोनॉमी, हाउसिंग, लैंड, एनर्जी, मिनरल्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, ह्यूमन अटेंशन और प्रीमियम एक्सपीरियंसेज महंगे रह सकते हैं। हो सकता है 2045 में आपके पास दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एआई असिस्टेंट फ्री हो, लेकिन उसी शहर में एक 2 BHK खरीदना आपकी पहुंच से बाहर हो। इसलिए पोस्ट एआई इकोनॉमी के लिए सही शब्द शायद पोस्ट लेबर इकोनॉमी हो सकता है। पोस्ट स्कार्सिटी इकोनॉमी होना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि एआई कितनी वास्तविक इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर सकता है। एआई की प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल को डिसमिस करना गलत होगा। कस्टमर सपोर्ट वर्कर्स पर किए गए एक बड़े अध्ययन में जनरेटिव एआई असिस्टेंट का उपयोग करने वाले एजेंट्स की प्रोडक्टिविटी औसतन लगभग 14% बढ़ी। कम अनुभवी और रिलेटिवली लोअर स्किल्ड वर्कर्स में गेन्स लगभग 35% तक पहुंचे, क्योंकि एआई ने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का नॉलेज नए एम्प्लॉइज तक पहुंचाने में मदद की। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 के अनुसार स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल काम में एआई प्रोडक्टिविटी गेन्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कस्टमर सपोर्ट में 14-15%, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगभग 26% और कुछ मार्केटिंग आउटपुट एक्सपेरिमेंट्स में 50% तक गेन्स का उल्लेख है। लेकिन डीपर रीजनिंग, एम्बिग्यूअस जजमेंट और लर्निंग इंटेंसिव काम में बेनिफिट्स छोटे या अधिक अनसर्टेन पाए गए। यहां बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। एआई हर काम को इक्वली ट्रांसफॉर्म नहीं करता। वो सबसे पहले उन टास्क को ट्रांसफॉर्म करता है जहां इनपुट डिजिटल हो, आउटपुट क्लियरली मेजरेबल हो
काम रिपीटेबल हो और क्वालिटी जल्दी चेक की जा सके। उदाहरण के लिए, एक कस्टमर क्वेरी का आंसर ठीक है या नहीं आसानी से मेजर किया जा सकता है। कोड चल रहा है या नहीं टेस्ट किया जा सकता है। मार्केटिंग कॉपी की 10 वेरिएशंस जल्दी बनाई जा सकती है। लेकिन यह तय करना कि किस शहर की प्लानिंग अगले 30 वर्षों के लिए कैसी हो, किस पेशेंट की कॉम्प्लेक्स कंडीशन में किस ट्रेड ऑफ को प्राथमिकता दी जाए, किस लीगल डिस्प्यूट में न्याय का वाइडर सोशल मीनिंग क्या है, या किसी बच्चे को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए कैसे तैयार किया जाए, ये टास्क केवल पैटर्न जनरेशन से सॉल्व नहीं होते। इनमें कॉन्टेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यूज और जजमेंट चाहिए। इसलिए हमें एआई प्रोडक्टिविटी को 3 स्टेजेस में समझना होगा। स्टेज 1, टास्क प्रोडक्टिविटी। किसी इंडिविजुअल वर्कर का पर्टिकुलर टास्क तेज हो सकता है। स्टेज 2, फर्म प्रोडक्टिविटी। कंपनीज कम एम्प्लॉयज या कम समय में अधिक आउटपुट पैदा कर सकती हैं। स्टेज 3, इकोनॉमी वाइड प्रोडक्टिविटी। पूरे देश का जीडीपी, वेजेस और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज अक्सर स्टेज 1 का ड्रामेटिक एग्जाम्पल दिखाकर स्टेज 3 की प्रिडिक्शन कर देती है। लेकिन इंडिविजुअल टास्क पर 30% इंप्रूवमेंट का अर्थ पूरी इकोनॉमी में 30% का ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी केवल डॉक्यूमेंट्स, कोडिंग और ईमेल से नहीं चलती। उसे एनर्जी, रोड्स, फैक्ट्रीज, डिमांड, फाइनेंस, रेगुलेशन, ट्रस्ट और फिजिकल सप्लाई चेन्स चाहिए। ऑप्टिमिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स के एस्टिमेट इतने अलग क्यों हैं? एआई के मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट पर एस्टिमेट में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट मानते हैं कि वाइड स्प्रेड एआई एडॉप्शन एनुअल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। लेकिन एमआईटी इकोनॉमिस्ट डैरोन एशमोग्लू ने करंट कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिकली फिजिबल ऑटोमेशन के आधार पर अनुमान लगाया कि अगले 10 वर्षों में एआई से क्यूमुलेटिव जीडीपी इंक्रीज लगभग 1.1% से 1.6% और एनुअल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में करीब 0.05 परसेंटेज पॉइंट का अतिरिक्त योगदान हो सकता है। उनका एस्टिमेट एआई को मीनिंगलेस नहीं कहता, वो केवल यह कहता है कि नियर टर्म इंपैक्ट इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोमिजेस से काफी छोटा हो सकता है। यह इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक मॉडल्स अक्सर पूछते हैं टेक्निकली कौन सा टास्क ऑटोमेट हो सकता है। कंजर्वेटिव मॉडल्स पूछते हैं कौन सा टास्क इकोनॉमिकली, लीगली और ऑर्गेनाइजेशनली ऑटोमेट करना लाभदायक होगा। कोई टेक्नोलॉजी टास्क कर सकती है, इसका अर्थ यह नहीं कि कंपनी उसे तुरंत अडॉप्ट करेगी। कंपनी को डेटा क्लीन करना होगा, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बदलना होगा, एम्प्लॉइज ट्रेन करने होंगे, एरर्स और लायबिलिटी मैनेज करने होंगे, कस्टमर्स को नई प्रोसेस स्वीकार करनी होगी, रेगुलेटर्स को अनुमति देनी होगी, और कई बार ह्यूमन वर्कर एआई से सस्ता या अधिक रिलायबल भी हो सकता है। भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में साइटेड ऑर्गेनाइजेशनल सर्वे के अनुसार 2025 में 88% सर्वेड ऑर्गेनाइजेशंस ने कम से कम एक बिजनेस फंक्शन में एआई यूज करने की बात कही, लेकिन केवल 7% ने एआई को पूरी तरह डिप्लॉय और इंटीग्रेट किया था। 31% स्केलिंग की प्रोसेस में थे। यानी एआई यूजेज वाइड स्प्रेड है, लेकिन फुल ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी बहुत पीछे है। यह फर्क वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉइज चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल एआई के अनुसार रीडिजाइन हो गया हो। दोनों को एआई एडॉप्शन कहना मिसलीडिंग हो सकता है। आज एलॉन मस्क के दावे के बाद सवाल खड़ा हो गया है, एआई से सरप्लस वैल्यू क्या होगी और किसके पास जाएगी? सरप्लस वैल्यू को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। साधारण इकोनॉमिक सेंस में सरप्लस वो अतिरिक्त वैल्यू है जो प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर पैदा होती है। मार्क्सियन फ्रेमवर्क में सरप्लस वैल्यू वो वैल्यू है जो वर्कर्स के कंपेंसेशन से अधिक पैदा होती है और कैपिटल ओनर के पास जाती है।
एआई इकोनॉमी में दोनों मीनिंग्स रेलिवेंट हो जाते हैं। एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं। एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं। हर एम्प्लॉय औसतन साल में 10 लाख का इकोनॉमिक आउटपुट पैदा करता है। टोटल आउटपुट हुआ 100 करोड़। मान लीजिए एआई एडॉप्शन के बाद वही कंपनी 500 एम्प्लॉइज के साथ 150 करोड़ का आउटपुट पैदा कर पाती है। इकोनॉमी के नजरिए से ये प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बढ़े हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के 3 आउटकम्स हो सकते हैं। आउटकम ए, वर्कर्स भी हिस्सेदार है। एम्प्लॉइज की वर्किंग आवर्स कम होती है, वेजेज बढ़ती है, प्राइसेस कम होते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट पेंशन फंड्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है। यह सोशल सरप्लस है। आउटकम बी, केवल फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है, 500 एम्प्लॉइज हट जाते हैं, रिमेनिंग एम्प्लॉइज की सैलरी लगभग वही रहती है। 50 करोड़ एडिशनल आउटपुट का अधिकांश हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है। यह कॉर्पोरेट सरप्लस है। आउटकम सी, मोनोपोली। कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट दोनों कंट्रोल करती है, कॉस्ट घटती है, लेकिन कंपटीशन न होने के कारण प्राइस नहीं घटता। कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट और मार्केट पावर दोनों बढ़ते हैं। यह टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं, इकोनॉमिक रेंट एक्सट्रैक्शन है। एआई इसलिए ऑटोमेटिकली इगलिटैरियन टेक्नोलॉजी नहीं है। यह लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है, वो लेबर की बार्गेनिंग पावर भी खत्म कर सकता है। आईएमएफ के 2025 मॉडलिंग वर्क के अनुसार एआई के कुछ हाई इनकम जॉब्स को डिस्प्लेस करके वेज इनइक्वालिटी घटा सकता है, लेकिन कैपिटल रिटर्न्स और एआई ओनरशिप के कारण वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ने का रिस्क कहीं ज्यादा है। फर्म्स को ऑटोमेशन से जितनी अधिक कॉस्ट सेविंग मिलती है, एआई एडॉप्शन उतना तेज हो सकता है और कैपिटल ओनर्स को डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिल सकता है। यानी भविष्य में इनइक्वालिटी सैलरी के बीच कम और असेट्स के बीच अधिक हो सकती है। दो लोगों की मंथली इनकम समान दिख सकती है, लेकिन एक के पास एआई कंपनी के शेयर्स, लैंड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप होगी, दूसरे के पास केवल गवर्नमेंट ट्रांसफर होगा। दोनों फाइनेंशियली इक्वल नहीं होंगे। एआई फ्री अधिक दिखाई दे सकता है, लेकिन वो फ्री नहीं है। आज कई एआई टूल्स फ्री या बहुत कम कॉस्ट पर उपलब्ध हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 ने अर्ली 2026 तक यूएस जेनरेटिव एआई यूजर्स के लिए एस्टिमेटेड एनुअल कंज्यूमर सरप्लस लगभग $172 बिलियन बताया। अर्थात यूजर्स इन टूल्स से जितनी वैल्यू महसूस करते हैं, वो उनकी डायरेक्ट पेमेंट से काफी अधिक हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस इनकम नहीं है। मान लीजिए एआई टूल आपके रिसर्च के हर सप्ताह 5 घंटे बचाता है, यह वास्तविक वैल्यू है, मगर लैंडलॉर्ड उस सेव्ड टाइम को रेंट पेमेंट के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। बैंक आपकी ईएमआई इसलिए कम नहीं करेगा कि एआई ने आपका काम आसान कर दिया। आपका फ्री एआई ट्यूटर यूजफुल है, लेकिन उससे हाउस होल्ड को सैलरी नहीं मिलती। यह डिस्टिंक्शन एआई डिबेट में अक्सर गायब होता है। एआई 3 तरह के वैल्यू पैदा कर सकता है। कंज्यूमर वैल्यू, आपको सर्विसेज सस्ती या मुफ्त मिलती है। बिजनेस वैल्यू, कंपनी की कॉस्ट घटती है। इनकम वैल्यू, हाउस होल्ड को वेजेज, प्रॉफिट या डिविडेंड मिलता है। पहली दो वैल्यू ऑटोमेटिकली तीसरी में कन्वर्ट नहीं होती। एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं, एक विशाल इंडस्ट्रियल सिस्टम है। एआई को अक्सर एक इनविजिबल इंटेलिजेंस की तरह दिखाया जाता है, लेकिन एआई का एक फिजिकल शरीर होता है। सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, कूलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, फाइबर नेटवर्क्स, बैकअप जनरेटर्स, लैंड, वाटर, रेयर मिनरल्स और अरबों डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार डेटा सेंटर्स ने 2024 में लगभग 415 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का करीब 1.5% था। बेस केस प्रोजेक्शन में यह कंजम्पशन 2030 तक लगभग 945 टेरावाट आवर्स हो सकती है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का करीब 3%।
ये ग्लोबल लेवल पर मैनेजेबल शेयर हो सकता है, लेकिन डेटा सेंटर्स कॉन्सेंट्रेटेड लोकेशंस में लगते हैं, इसलिए लोकल ग्रिड्स पर प्रेशर बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए एआई के फुल एडॉप्शन के लिए केवल बेटर एल्गोरिथम पर्याप्त नहीं है, 4 रिवॉल्यूशंस एक साथ चाहिए। पहला, इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन, एआई रीजनिंग, प्लानिंग और नॉलेज वर्क करे। दूसरा, रोबोटिक्स रिवॉल्यूशन, एआई फिजिकल वर्ल्ड में सामान उठाए, बनाए, रिपेयर करे और ट्रांसपोर्ट करे। तीसरा, एनर्जी रिवॉल्यूशन, इन मशीन्स और डेटा सेंटर्स को एबंडेंट, रिलायबल और चीप एनर्जी मिले। चौथा, ओनरशिप रिवॉल्यूशन, एआई कैपिटल की ओनरशिप कुछ कंपनीज से आगे हाउसहोल्ड्स और सिटीजन तक पहुंचे। मस्क की प्रेडिक्शन मुख्यतः पहले 2 रिवॉल्यूशंस पर आधारित है, लेकिन मनी इररेलेवेंट होने के लिए तीसरी और चौथी रिवॉल्यूशन इक्वली जरूरी है। अगर एनर्जी एक्सपेंसिव है और रोबोट्स एक्सपेंसिव कैपिटल असेट्स हैं, तो उनका आउटपुट मुफ्त नहीं होगा, और अगर रोबोट्स कुछ फर्म्स के हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी यूनिवर्सल इनकम में अपने आप कन्वर्ट नहीं होगी। भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने भी फ्रंटियर एआई इकोसिस्टम को कैपिटल, कंप्यूट, डेटा और एनर्जी इंटेंसिव बताते हुए कहा कि एडवांस फाउंडेशनल मॉडल्स का डेवलपमेंट एक छोटे ग्रुप ऑफ फर्म्स के पक्ष में कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। सर्वे ने वेस्टर्न फ्रंटियर मॉडल अप्रोच को मैसिव प्राइवेट कैपिटल, एक्सपेंसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हाइपर स्केल फॉर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन से जोड़ा। यही एआई का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एआई सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप को सेंट्रलाइज कर सकता है। क्या जॉब्स सचमुच खत्म हो जाएंगी? जॉब्स को लेकर 2 एक्सट्रीम नैरेटिव हैं। पहला, एआई केवल टूल है, जॉब्स खत्म नहीं होगी, केवल बदलेंगी। दूसरा, कुछ वर्षों में लगभग सभी ह्यूमंस अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। अभी उपलब्ध एविडेंस इन दोनों के बीच है। आईएलओ के 2025 ग्लोबल असेसमेंट के अनुसार लगभग हर 4 में से 1 वर्कर ऐसी ऑक्यूपेशन में है जिसमें जनरेटिव एआई का कुछ एक्सपोजर है, लेकिन हाईएस्ट एक्सपोजर कैटेगरी में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा लगभग 3.3% था। आईएलओ का निष्कर्ष था कि नियर टर्म में कंप्लीट रिप्लेसमेंट की तुलना में जॉब ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा लाइकली है। ध्यान रखिए, एक्सपोजर का अर्थ जॉब लॉस नहीं होता। एक जर्नलिस्ट की ऑक्यूपेशनल एक्सपोज हो सकती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिसर्च समरी और हेडलाइन जनरेशन ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, सोर्स बिल्डिंग, लीगल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट का पूरा काम ऑटोमेट नहीं हुआ है। एक डॉक्टर की ऑक्यूपेशन एक्सपोज्ड हो सकती है क्योंकि एआई स्कैन्स एनालाइज कर सकता है, लेकिन पेशेंट कंसेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन केयर अब भी डॉक्टर की भूमिका रखते हैं। एक टीचर की जॉब एक्सपोज्ड है क्योंकि एआई एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन क्लासरूम डिसिप्लिन, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल लर्निंग का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं होता। असली ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूपेशन लेवल पर नहीं, टास्क लेवल पर पहले आएगा। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ऑक्यूपेशन खत्म किए बिना हेड काउंट कम कर सकती है। पहले एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉइज थे, एआई के बाद वही आउटपुट 6 एम्प्लॉय दे सकते हैं। ऑफिशियली प्रोफेशन समाप्त नहीं हुई, लेकिन 4 जॉब्स डिसअपियर हो गई। सबसे पहले एंट्री लेवल जॉब्स क्यों खतरे में है? एआई का सबसे सटल इफेक्ट सीनियर प्रोफेशनल्स पर नहीं, करियर के शुरुआती पायदान पर हो सकता है। जूनियर लॉयर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है, जूनियर जर्नलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन और बैकग्राउंड रिसर्च करता है, जूनियर एनालिस्ट स्प्रेडशीट तैयार करता है, जूनियर कोडर बेसिक डीबगिंग करता है, जूनियर डिजाइनर वेरिएशंस बनाता है। ये काम रिपीटेटिव लग सकते हैं,
लेकिन इन्हीं टास्क के माध्यम से बिगिनर कंटेक्स्ट, जजमेंट और प्रोफेशनल इंट्यूशन सीखता है। अगर एआई बिगिनर टास्क कर लेता है तो कंपनी कह सकती है हमें केवल एक्सपीरियंस लोग चाहिए। लेकिन 10 साल बाद एक्सपीरियंस लोग आएंगे कहां से? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 के अनुसार एआई रिलेटेड लेबर इफेक्ट्स ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डेटा में अभी बड़े मास ले ऑफ के रूप में स्पष्ट नहीं है, लेकिन हायरिंग पाइपलाइंस और यंगर एक्सपोज्ड वर्कर्स पर असर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में यूएस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एज 22 से 25 साल के एम्प्लॉयमेंट में 2024 से लगभग 20% की गिरावट का उल्लेख है। उसी रिपोर्ट में लगभग 1/3 सर्वेड ऑर्गेनाइजेशंस ने आने वाले वर्ष में एआई के कारण वर्कफोर्स रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन जताई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2025 एम्प्लॉयर्स सर्वे में 41% एम्प्लॉयर्स ने कहा कि एआई ऑटोमेशन के कारण वे वर्कफोर्स रिड्यूस करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 77% ने एम्प्लॉयज को अपस्किल करने की योजना बताई। उसी सर्वे ने 2030 तक सभी मेजर ट्रेंड्स मिलाकर 170 मिलियन रोल्स क्रिएट और 92 मिलियन रिप्लेस होने का एस्टिमेट दिया, लेकिन इसे निश्चित फोरकास्ट नहीं, सर्वेड एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन समझना चाहिए। यानी एग्रीगेट लेवल पर नेट जॉब्स बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि डिस्प्लेस्ड व्यक्ति को नई जॉब मिल ही जाएगी। एक कैशियर की जॉब खत्म होने और एआई इंजीनियर की जॉब बनने से ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मगर कैशियर ऑटोमेटिकली एआई इंजीनियर नहीं बनता। यही नेट जॉब क्रिएशन नंबर की लिमिटेशन है। इकॉनमी नए काम पैदा कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ट्रांजिशन पेनफुल, अनइक्वल और बहुत लंबा हो सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? मान लीजिए पूरी इकॉनमी में एआई एडॉप्शन हो जाता है, कंपनीज का आउटपुट बढ़ता है, वर्कर्स की जरूरत घटती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, लेकिन हाउस होल्ड इनकम घटती है। अब सवाल है, प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? वर्कर कंपनीज के लिए कॉस्ट हैं, लेकिन इकॉनमी के लिए वही कंज्यूमर्स हैं। एक कंपनी सैलरी कॉस्ट घटाकर प्रॉफिट बढ़ा सकती है। अगर हर कंपनी यही करे तो एग्रीगेट डिमांड कमजोर हो सकती है। कंपनी के पास अत्यधिक एफिशिएंट फैक्ट्री होगी, लेकिन कस्टमर्स के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी। यही ऑटोमेशन का डिमांड पैराडॉक्स है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बिना डिमांड अनलिमिटेड नहीं होती। एआई इकॉनमी में इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल सोशल चैरिटी नहीं होगी, वो मार्केट इकॉनमी को ऑपरेशनल रखने की आवश्यकता भी बन सकती है। अगर कंज्यूमर्स के पास इनकम नहीं होगी तो प्राइवेट प्रोडक्शन सेल नहीं होगा। इसलिए मास ऑटोमेशन की स्थिति में सोसाइटी को सैलरी के स्थान पर इनकम का दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। संभावित चैनल्स हैं गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, सोशल डिविडेंड, सिटीजन ओनरशिप, पब्लिक सर्विसेज, पेंशन फंड्स के कैपिटल रिटर्न्स, रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स के साथ वेज शेयरिंग, या इन सभी का एक कॉम्बिनेशन। क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम समाधान है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का बेसिक आइडिया है हर नागरिक को बिना जॉब टेस्ट और बिना मींस टेस्ट के रेगुलर कैश पेमेंट दिया जाए। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन 4 क्वेश्चंस तुरंत सामने आते हैं। कितनी इनकम? फंडिंग कहां से? क्या एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम जारी रहेगी? और प्राइसेज पर इसका क्या असर होगा? कैश ट्रांसफर से क्या लोग काम छोड़ देते हैं? एविडेंस इसका मिक्स्ड है। फिनलैंड के 2017-18 बेसिक इनकम एक्सपेरिमेंट में एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट छोटा रहा, जबकि पार्टिसिपेंट्स ने बेहतर इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल वेलबींग रिपोर्ट की। इसका अर्थ यह नहीं है कि यूबीआई ने जॉब्स क्रिएट कर दी, लेकिन फ्री मनी मिलते ही लोग काम करना बंद कर देंगे जैसी एक्सट्रीम प्रेडिक्शन को भी सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी तरफ
यूनाइटेड स्टेट्स के एक 3 वर्षीय एक्सपेरिमेंट में 1,000 लो इनकम पार्टिसिपेंट्स को $1,000 प्रति माह अनकंडीशनल पेमेंट दी गई। स्टडी में लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन लगभग 3.9 परसेंटेज पॉइंट्स घटी और रेसिपिएंट्स और उनके पार्टनर्स ने एवरेज वर्किंग आवर्स लगभग 1 से 2 घंटे प्रति सप्ताह कम किए। रिसर्चर्स को जॉब क्वालिटी, डिग्री अटेनमेंट या दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इतने बड़े गेन्स नहीं मिले जो रिडक्शन को पूरी तरह ऑफसेट करते हैं। इससे बैलेंस्ड कंक्लूजन निकलता है। यूबीआई से सभी लोग आलसी नहीं हो जाते, लेकिन सफिशिएंटली लार्ज कैश ट्रांसफर लेबर सप्लाई को कुछ हद तक कम कर सकता है और शायद मास ऑटोमेशन की दुनिया में यही उसका उद्देश्य भी होगा। अगर मशीन्स पर्याप्त प्रोडक्शन कर रही हैं तो हर इंसान से 40 घंटे काम कराना क्यों जरूरी है? असली प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि लोग काम करेंगे या नहीं। असली प्रश्न होना चाहिए कि क्या काम कम करने के बाद भी सोसाइटी आवश्यक प्रोडक्शन पर्पस और सोशल पार्टिसिपेशन बनाए रख सकती है? यूबीआई से इन्फ्लेशन क्यों बढ़ सकती है? इन्फ्लेशन केवल पैसा बांटने से नहीं, मनी और अवेलेबल सप्लाई के रिलेशनशिप से आता है। मान लीजिए सरकार हर हाउस होल्ड को 20,000 रुपया अतिरिक्त देती है। अगर फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट की सप्लाई भी तेजी से बढ़ती है तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ सकते हैं। अगर सप्लाई फिक्स्ड है तो सेलर्स हायर डिमांड देखकर प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए एआई जनरेटेड एबंडेंस यूबीआई को अधिक फिजिबल बना सकती है, लेकिन केवल उन सेक्टर्स में जहां एआई सप्लाई बढ़ा सके। डिजिटल एजुकेशन की सप्लाई तेजी से बढ़ सकती है। एआई बेस्ड कंसल्टेशन की सप्लाई बढ़ा सकती है। एंटरटेनमेंट की सप्लाई लगभग अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन सेंट्रल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या गुरुग्राम में लैंड सप्लाई एआई नहीं बढ़ा सकता। अगर सिटीजन्स को कैश दिया जाए लेकिन हाउसिंग सप्लाई फिक्स्ड रही तो ट्रांसफर का एक हिस्सा हायर रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस में जा सकता है। यानी यूबीआई बिना हाउसिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी और कंपटीशन रिफॉर्म्स के आम नागरिक के लिए इनकम सपोर्ट और असेट ओनर के लिए प्राइस सपोर्ट बन सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज कैश ट्रांसफर नागरिक को चॉइस देता है, लेकिन एसेंशियल सर्विस के बाजार मोनोपोली ड्रिवन हो तो कैश की परचेजिंग पावर कमजोर हो सकती है। इसलिए पोस्ट एआई इकोनॉमी में केवल यूबीआई पर्याप्त नहीं होगी। यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बेसिक हेल्थ केयर, क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनिमम डिजिटल कनेक्टिविटी, लीगल आइडेंटिटी और पेमेंट्स, एफोर्डेबल हाउसिंग सपोर्ट, ओल्ड एज सिक्योरिटी। अगर ये सर्विसेज गारंटेड हैं तो हाउस होल्ड को सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी कैश इनकम की जरूरत नहीं होगी। 20,000 कैश और 18,000 प्राइवेट रेंट वाला मॉडल कमजोर है। 10,000 कैश, एफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन वाला मॉडल अधिक सिक्योर हो सकता है। कैश सिटीजन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पब्लिक सर्विसेज उसे मार्केट पावर से प्रोटेक्शन देती है। गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कब खतरनाक बनती है? गवर्नमेंट से इनकम मिलना अपने आप डिपेंडेंसी नहीं है। पेंशन, पब्लिक एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ केयर और सोशल इंश्योरेंस भी स्टेट फंडेड हो सकते हैं। डिफरेंस इस बात में है कि बेनिफिट राइट है या चैरिटी। डिपेंडेंसी 3 स्थितियों में डेंजरस बनती है। पहली, पेमेंट डिस्क्रेशनरी हो, हर बजट में सरकार तय करे कि पेमेंट जारी रहेगी या नहीं। ऐसी इनकम रिलायबल इकोनॉमिक राइट नहीं होगी। दूसरी, पेमेंट कंडीशनल सर्विलेंस से जुड़ी हो, आपने कौन सी वेबसाइट देखी, किस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में गए, कौन सा ओपिनियन शेयर किया, आपका बिहेवियर स्कोर क्या है। अगर इनकम डिजिटल कॉम्प्लायंस से जुड़ी है तो सोशल सिक्योरिटी सोशल कंट्रोल बन सकती है। तीसरी, सिटीजन्स के पास प्रोडक्टिव असेट्स ना हो, सरकार 10,000 देती है
प्राइवेट मोनोपोलीज हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और एआई एक्सेस के लिए 12,000 चार्ज करते हैं। नागरिक को ट्रांसफर मिला, लेकिन वास्तविक इकोनॉमिक पावर कंपनी के पास रही। इस मॉडल में गवर्नमेंट सिटीजन को सस्टेन करती है और सिटीजन का ट्रांसफर कॉर्पोरेट रेवेन्यू बन जाता है। बेसिक इनकम और सोशल डिविडेंड में फंडामेंटल डिफरेंस है। दोनों में नागरिक के अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन पॉलिटिकल मीनिंग अलग होता है। बेसिक इनकम सरकार कहती है आपकी इनकम नहीं है, इसलिए हम सहायता दे रहे हैं। सोशल डिविडेंड नागरिक कहता है सोसाइटी के प्रोडक्टिव कैपिटल में मेरा हिस्सा है, इसलिए मुझे रिटर्न मिल रहा है। सोशल डिविडेंड अधिक डिग्निफाइड है और पॉलिटिकली ड्यूरेबल हो सकता है, क्योंकि वो चैरिटी नहीं, ओनरशिप रिटर्न है। पोस्ट एआई इकोनॉमी में हर सिटीजन को कुछ असेट्स में इनडायरेक्ट ओनरशिप दी जा सकती है। नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डेटा ट्रस्ट, सोवरेन टेक्नोलॉजी फंड, रोबोट इंटेंसिव कंपनीज, सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पब्लिकली फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मॉडल ऐसा हो सकता है कि एआई इकोनॉमी से होने वाले प्रॉफिट्स का एक हिस्सा नेशनल फंड में जाए और फंड हर सिटीजन को डिविडेंड दे। इससे नागरिक केवल कंज्यूमर या वेलफेयर बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, वो प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टेक होल्डर होगा। एआई टैक्स कैसे लगाया जा सकता है? रोबोट टैक्स आकर्षक फ्रेज है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कठिन है। रोबोट किसे कहेंगे? इंडस्ट्रियल मशीन, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, एआई असिस्टेंट, ऑटोमेटेड स्प्रेडशीट। अगर हर प्रोडक्टिविटी टूल पर टैक्स लगेगा तो इनोवेशन धीमा हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट रोबोट टैक्स से बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, जहां एआई एडॉप्शन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोपोली प्रॉफिट हो, वहां एडिशनल टैक्सेशन। कैपिटल इनकम टैक्स रिफॉर्म, लेबर इनकम पर टैक्स और कैपिटल इनकम पर लोअर इफेक्टिव टैक्स रखने वाला सिस्टम ऑटोमेशन इकोनॉमी में अनसस्टेनेबल हो सकता है। डेटा वैल्यू कंट्रीब्यूशन, इंडियन यूजर्स और इंडियन डेटा से रेवेन्यू बनाने वाली लार्ज एआई फर्म्स डोमेस्टिक रिसर्च, पब्लिक कंप्यूट या डेटा ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन दें। सोवरेन एआई फंड, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और रोबोटिक्स कंपनीज में लॉन्ग टर्म इक्विटी स्टेक ले। ऑटोमेशन ट्रांजिशन कंट्रीब्यूशन, कंपनीज जब लार्ज स्केल वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट करें तो रीस्किलिंग, वेज इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी फंड्स में कंट्रीब्यूशन दें। यह पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, यह ट्रांजिशन कॉस्ट शेयरिंग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट प्राइवेट और डिस्प्लेसमेंट का कॉस्ट पब्लिक नहीं होना चाहिए। क्या कंपनीज वॉलंटरी सरप्लस बांटेंगी? हिस्ट्री बताती है कि प्रोडक्टिविटी गेन्स ऑटोमेटिकली वेजेस में नहीं आते। कंपटीशन, यूनियंस, लेबर लॉज, टैक्सेशन और पॉलिटिकल प्रेशर तय करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का कितना हिस्सा वर्कर्स को मिलेगा। कंपनी का लीगल इंसेंटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इससे यह उम्मीद करना कि रोबोट्स से बढ़ा पूरा सरप्लस वो वॉलंटरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रियलिस्टिक पॉलिसी नहीं है। यह कहना कॉरपोरेशंस इमोरल हैं, आर्गुमेंट का मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि सिस्टम किस इंसेंटिव पर बनाया गया है। अगर एआई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की है तो वो शेयर होल्डर्स के रिटर्न मैक्सिमाइज करेगी। अगर पेंशन फंड्स, एम्प्लॉयज, सिटीजन्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी शेयर होल्डर हैं तो उसका प्रॉफिट ब्रॉडर सोसाइटी तक पहुंचेगा। यानी कॉर्पोरेट बिहेवियर बदलने से पहले ओनरशिप स्ट्रक्चर बदलना पड़ सकता है। क्या एआई ह्यूमन लेबर को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है? यह केवल कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है। ह्यूमन वर्क के कम से कम 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला, प्रोडक्शन, चीज बनाना या सर्विस देना। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, गलती होने पर जिम्मेदारी लेना। तीसरा, ट्रस्ट, लोग किसकी बात स्वीकार करेंगे। चौथा, केयर, दूसरे इंसान की भावनात्मक और फिजिकल जरूरत समझना। पांचवा, मीनिंग,
काम से मिलने वाली आइडेंटिटी, पर्पस और सोशल कनेक्शन एआई प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा संभाल सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? एआई ने गलत डायग्नोसिस दिया तो कौन लायबल होगा? ऑटोनोमस व्हीकल ने दुर्घटना की तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एआई जज ने डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन दिया तो अपील किससे होगी? कई ऑक्यूपेशंस इसलिए जारी रह सकती हैं क्योंकि सोसाइटी को काम करने वाला एंटिटी नहीं, अकाउंटेबल ह्यूमन चाहिए। हो सकता है एआई 95% एनालिसिस करे, लेकिन फाइनल सिग्नेचर ह्यूमन प्रोफेशनल का हो। इससे जॉब्स खत्म नहीं होगी, मगर एक प्रोफेशनल पहले से कई गुना अधिक क्लाइंट्स हैंडल कर पाएगा। हेडकाउंट फिर भी कम हो सकता है। काम केवल इनकम नहीं, आइडेंटिटी भी है। मस्क के स्टेटमेंट में काम को गार्डनिंग या वीडियो गेम जैसी ऑप्शनल एक्टिविटी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वर्क केवल सैलरी नहीं है। वो रूटीन देता है, सोशल स्टेटस देता है, फ्रेंडशिप देता है, अचीवमेंट की फीलिंग देता है, दिन और जीवन को स्ट्रक्चर देता है। अगर किसी समाज में करोड़ों लोगों से कहा जाए कि आपकी लेबर इकोनॉमिकली अननेसेसरी है, तो समस्या केवल इनकम की नहीं होगी। लोग पूछेंगे, मेरी यूजफुलनेस क्या है? मेरी सोशल पोजीशन क्या है? मैं सुबह उठकर करूंगा क्या? पोस्ट वर्क सोसाइटी के लिए केवल यूबीआई नहीं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। कम्युनिटी वर्क, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, केयर गिविंग, लोकल डेमोक्रेसी, एडल्ट एजुकेशन, साइंटिफिक पार्टिसिपेशन, वॉलंटियरिंग। अगर वर्क खत्म हुआ लेकिन पर्पस का ऑल्टरनेटिव नहीं बना, तो मेटेरियल एबंडेंस के साथ लोनलीनेस, एडिक्शन और पॉलिटिकल एलिनेशन बढ़ सकते हैं। तो क्या एलन मस्क की एआई फ्यूचर की फोरकास्टिंग इंडिया जैसे देशों के लिए इररेलेवेंट है? इसका जवाब मेरे अगले वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।